जी स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो है वो प्रॉब्लम देखनी है जो कि एसेट की कॉस्ट के हवाले से है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 पढ़ते हैं। एक्स वाई एंड जी कंपनी एक्वायर अ न्यू ट्रक एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 110,000। सेल टैक्स उसमें इंक्लूड है 5500। ठीक है, इज एडेड इन दिस अमाउंट, इस अमाउंट में ऑलरेडी शामिल है। दिस बिजनेस आल्सो स्पेंड 2000 to have the vehicle delivered and 800 to insure the asset while it is transit to the business। मजीद वो कहता है कि ये एक्स वाई कंपनी जो है इसने 1,10,000 का एसेट परचेज किया जिसमें 5500 रुपए सेल टैक्स भी इंक्लूड है। इसके अलावा वो कहता है कि कंपनी जो है वो इस एसेट पे मजीद 2,000 स्पेंड कर रही है। वो कुछ चीज शायद उसको लेकर आने के लिए है, व्हीकल वगैरह के लिए, डिलीवरी के लिए। जबकि 800 रुपये उसकी इंश्योरेंस जो है वो भी पे कर रही है। और ये इंश्योरेंस कौन से वाली है? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है। आगे कहता है बिफोर द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर के एंड होने के बाद कंपनी ने जो है 11,600 पे किया है और 300 पे किया किसके ऊपर? ट्रक के फ्यूल के ऊपर। और उसके साथ जो है वो उसकी मेंटेनेंस के ऊपर, ट्रक के फ्यूल और मेंटेनेंस के ऊपर ये अमाउंट पे की गई है respectively। At what value should this motor vehicle be recorded in the company's accounting books? वो कहता है किस वैल्यू के ऊपर हम इसको जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन जो है वो लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको अगर देखें, एक तो इसमें ये है कि हमने क्या क्या चीजें परचेज की हैं वो देख लेते हैं पहले। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एस क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग कंपनी ने परचेज किया है एक ट्रक जो कि कितने का है? 1,10,000 का। ये मेरे ख्याल में हमें एक्सेल पे कर लेना चाहिए। ठीक है, हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स। इसमें हमने पढ़ा था कि हम क्या चीजें शामिल करनी होती हैं। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था कि हमने एक इनवाइस प्राइस शामिल करनी होती है। इनवाइस प्राइस। ठीक है, और इसके अलावा हमने कुछ इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने होते हैं। ठीक है, ये चीज हमने जो है वो पढ़ी थी। तो इनवाइस प्राइस क्या है वो देख लेते हैं। इनवाइस प्राइस ये है कि एसेट जो है वो कितने में हमने खरीदा है? 1,10,000 में। 1,10,000 हम लिख देते हैं रुपीज 1,10,000। 1,10,000 हम परचेज कर लेते हैं। एक तो ये चीज हमने लिख दी। ठीक है, इसके अलावा मजीद हमने क्या चीज परचेज की, क्या चीज इस पे लगाई है इस एसेट के ऊपर? इसके अलावा मजीद हमारे पास जो है वो क्या है? हमने जो है इसके ऊपर स्पेंड किया है 2,000 रुपए। हमने इसके ऊपर स्पेंड किए 2,000। अच्छा, ये 5500 हमने नहीं लेना। ये 5500 सेल टैक्स इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो ये हमने दोबारा इसमें कैलकुलेशन में नहीं लेना। हम क्या करेंगे? 2,000 रुपए किस चीज के हैं? ये डिलीवरी के चार्जेस है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिलीवरी एक्सपेंसेस। वो कितने? 2,000, तो हमने 2,000 ये लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास है आ, इसके अलावा हमारे पास इंश्योरेंस है। ठीक है, 800 रुपये हमने
इंश्योरेंस, इंश्योर द एसेट, हमने एसेट की इंश्योरेंस करवाई है तो 800 हमने वो पे करना है, इसलिए हमने 800 यहाँ पे वो लिख देना। इसको हम नाम देते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है, अच्छा ये एक्सपेंसेस के अलावा आगे क्या कहता है, बिफोर द एंड ऑफ ईयर, ईयर एंड होने के बाद, उससे पहले सॉरी, द कंपनी पेज 11,600 रुपए उसने कंपनी ने मजीद पे किया है, और 300 और भी पे किया है, किसके ऊपर, फ्यूल के ऊपर और मेंटेनेंस के ऊपर। अच्छा ये खर्चे कौन से हैं, ये अब नॉर्मल खर्चे हैं, मतलब कि फ्यूल के खर्चे हो रहे हैं, या मशीनरी आपने खरीद ली है या उसको मेंटेन करने पे आ रहे हैं। जबकि एसेट की कॉस्ट में इसको हम शामिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो वाले होंगे जो इस डेफिनेशन पे पूरा उतर रहे होंगे। वो क्या है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या चीज शामिल करनी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड टू द पुट द एसेट टिल इट्स अवेलेबिलिटी ऑफ वर्किंग कंडीशन, ये वाला पॉइंट है कि जो उसकी वर्किंग कंडीशन है उस तक लाने तक, टिल इट्स अवेलेबिलिटी ऑफ वर्किंग कंडीशन, जब वर्किंग कंडीशन है उसके अवेलेबल होने तक जितने खर्चे आ रहे हैं जस्ट वो हमने शामिल करने हैं। ठीक है, कि वो खर्चे हमने शामिल करने हैं जो उस एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने तक हमारे पास आ रहे हैं। अगर इसके अलावा कोई और खर्चा है नॉर्मल रूटीन का, उसकी सर्विस हो रही है या उसको मेंटेन किया जा रहा है या फ्यूल का खर्चा आ रहा है, तो वो इसका डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा। इसलिए हमने ये वाला एक्सपेंस जो है, जो कि उसके फ्यूल के ऊपर है या कंपनी जो पे कर रही है फ्यूल के ऊपर या फिर उसके मेंटेनेंस के ऊपर, ये वाले शामिल नहीं करते। तो ये हमने जस्ट ये तीन दो एक्सपेंसेस हमने ऐड करने हैं, और तीसरी उसकी इनवाइस प्राइस है, इसको हम टोटल कर लेते हैं। जब हम इसको टोटल करते हैं तो ये बनता है 1,12,800। तो 1,12,800 क्या है, उस एसेट की कॉस्ट है। ये क्या है, उस एसेट की कॉस्ट है। तो ये हम लिख देते हैं, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी। ये उसका कॉस्ट, एसेट जो है उसकी मशीनरी की जो है ना वो कॉस्ट है, इसमें आपको वो एसेट देना पड़ेगा। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 है। अब प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 पढ़ते हैं। एबीसी कंपनी है, उसने परचेज की है एक मशीनरी, और वो मशीनरी जो है वो उसकी इनवाइस प्राइस जो है वो कितनी है, 5,000, 50,000। उसकी इनवाइस प्राइस कितनी है, 50,000 उसकी इनवाइस प्राइस है। इसका मतलब इसको हमने शामिल करना है, यस करना है। तो ये तो हम इधर जाके लिख लेते हैं, दोबारा इसका फॉर्मेट ही वाला लेता हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें ये अमाउंट खत्म हो जाएगी सारी, तो ये चीजें भी खत्म हो जाएगी। इनवाइस प्राइस इसमें जस्ट गिवन है, वो कितनी है वो हम देख लेते हैं, वो है 50,000। तो 50,000 तो ये हम लिख लिया मैंने। ठीक है, ये हमने शामिल करना है। तो उसके अलावा वो कहता है कस्टम ड्यूटी है। अभी कस्टम ड्यूटी क्या है, ये अगेन आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, उसमें ये देखे ना, आपको जो लिस्ट दी हुई थी इसमें लिखा हुआ है कि किसी तरह की भी ड्यूटी है, सेल टैक्स एंड एनी टाइप ऑफ ड्यूटी, वो चाहे कस्टम है, एक्साइज है, या कोई और भी हो सकती है। तो कस्टम ड्यूटी 4,000 है, ये भी मुझे ऐड करनी चाहिए। वो क्या है, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ पे मैं कस्टम ड्यूटी लिखूंगा, और ये 4,000 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो मेरे पास क्या है, नेक्स्ट कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव और मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, वो भी कितने हैं, 4,000 रुपए के हैं। अच्छा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस ये मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, ये देखिए इस लिस्ट में शामिल नहीं है। और ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या मार्केटिंग एक्सपेंसेस के साथ ये लिखा हुआ है कि ये किसके रेलेवेंट है, एसेट के परचेज के रेलेवेंट है। ये कहीं पे भी इसमें क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, इसलिए इसको भी मैं शामिल नहीं करूंगा एसेट की कॉस्ट में, इसको मैं इग्नोर करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कमीशन। ठीक है, अब कमीशन भी नॉर्मली अगर कमीशन हो तो हम उसको भी हम शामिल नहीं करते। अगर कमीशन जस्ट लिखा होता तो मैं इसको शामिल नहीं करता, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कमीशन कौन सा है, कमीशन पेड ऑन परचेज ऑफ दिस एसेट, इस एसेट को परचेज करने के ऊपर आपने पे किया है, तो मतलब ये कमीशन इस एसेट के हवाले से है। तो ये आप डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा। नॉर्मली अगर ऐसे कमीशन लिखा होता तो फिर मैंने इसको शामिल नहीं करना था। तो यहाँ पे अब मैं एक डायरेक्ट एक्सपेंस में एक और एक्सपेंस ऐड कर देता हूँ, जिसे मैं कमीशन का नाम है। ठीक है, वो शामिल कर दूंगा। वो कितने है, वो 2,000 है, तो 2,000 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अब टोटल कर लूंगा तो ये मेरे पास 56,000 बनता है। तो इस एसेट को
परचेज करने पे मेरी कॉस्ट आ रही है। 56,000 रुपए इस एसेट को परचेज करने पे मेरी कॉस्ट आ रही है। इसको मैं शामिल कर लूंगा जस्ट। तो ये मेरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2 मैंने दोनों सॉल्व कर दिए। ठीक है। तो अब आगे आपने डेप्रिसिएशन के मेथड देखने हैं, वो अब आपके पास कॉस्ट आ जाएगी, उसके बाद आगे फर्दर डेप्रिसिएशन के मेथड्स जो हैं वो अप्लाई होते जाएंगे। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको भी देखते हैं। थैंक यू सो मच।